हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। हमने एक बेसिक सीरीज स्टार्ट किया जिसमें हम लोग बिहार स्पेशल देखने वाले हैं। एंड बिहार स्पेशल जो सीरीज है आपका, इनमें क्या क्या चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं वो बताऊंगी। इसके साथ साथ ये जो आपको पूरा लेक्चर है वो किन के लिए हो सकता है, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें अगर देखा जाए तो खासकर अगर आप बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए अपेयर कर रहे हो, वहाँ पे आपको जो बिहार स्पेशल है वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। रिसेंटली कोई भी एग्जाम अगर आपने दिया होगा, एंड वहाँ पे एक जो सबसे बड़ा मेजर चैलेंज आता है कि कैसे पढ़ना है इस पूरे जो सीरीज जो आपको पूरा पेपर है, इसको अप्रोच कैसे करना है, कहाँ से शुरुआत करना है, कौन से एरिया को नहीं पढ़ना है। क्योंकि बिहार स्पेशल इटसेल्फ अपने आप में बहुत बहुत आपका लेंथीएस्ट चीज़ है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, कहाँ से पढ़े कहाँ से इसको स्किप करें। वो सारी चीज़ों को हम लोग जो है उसको बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका चीज़ है कि इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं एंड कौन कौन इस पूरे लेक्चर को रेफर कर सकता है। बिहार का पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी रहने वाला है। सबसे पहले कि इस पूरे सीरीज में जो देखा जाए तो कहाँ कहाँ आपको ये पूरा जो लेक्चर देखा जाए कहाँ कहाँ हेल्प हो सकता है इससे। तो एक तो आपको याद रखना है बिहार एसएससी, ठीक है। अब ये एग्जाम आपको रिसेंटली होने वाला है एंड इसमें आपको 10th लेवल है, 12th है, ग्रेजुएशन, तीनों का आपका एग्जाम इसी साल होने वाला है। तो यहाँ पे आपको बिहार स्पेशल बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। फिर आपका बीपीएससी टीचिंग आपका 4.0, ठीक है। बिहार टीचिंग एग्जाम भी होने वाला है एंड वहाँ पे भी बिहार स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका प्ले करता है। फिर इसके अलावा अगर देखा जाए तो बीपीएससी प्री, ठीक है। बीपीएससी का जो प्री है आपका 72nd, ठीक है, 72nd हो जाए या इवन आपको इसके बाद भी आप 71st दोगे, 71st का आपका मेंस होगा। तो एक तो हर जगह देखा जाए तो पूरे बिहार स्पेशल को पढ़े बिना आप आगे बढ़ सकते हो। इवन आपका बीपीएससी कंडक्ट करवा रहा है एपीओ, ठीक है। जुडिशरी का एग्जाम भी इसी साल होने वाला है। तो बहुत सारे एग्जाम आपको लाइन अप है एक साथ, बहुत सारे बिहार दरोगा, ठीक है, इस एग्जाम को भी नहीं भूल सकते, बिहार दरोगा। जितने भी वनडे एग्जाम हैं, ठीक है, और बिहार में जो भी एग्जाम है वहाँ पे आपको बिहार स्पेशल बिना पढ़े हुए आप, क्योंकि वहाँ पे आप फंस जाओगे, ठीक है। अगर इसको अच्छे से पढ़ के नहीं जाओगे तो एक एक नंबर से आधा आधा नंबर से आपका कट ऑफ जो है वो आप पार कर सकते हो, और फिर आधा नंबर से बहुत सारे बच्चे जो है वो उनका पेपर नहीं क्वालिफाई होते हैं। तो जिनका नहीं होता ना, उसके पीछे कारण यही होता है कि उन्होंने क्या किया, कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो स्किप किया, कुछ ना कुछ चीज़ें वो छोड़ के जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको पूरे तरीके से पूरे लेक्चर को एकदम फॉलो करना है, ठीक है, एकदम जैसे होता है बढ़िया तरीके से इसको पढ़ना है, और जितना हो सके उतना उसको क्या करना है, आपको रिवाइज करना है, जितने मल्टीपल टाइम इसको रिवाइज करोगे। एंड दूसरा सवाल यहाँ पे होता है कि जो पूरा लेक्चर आपका रहेगा, लैंग्वेज का बड़ा दिक्कत होता है, भाषा का बड़ा दिक्कत होता है कि हम लोग इस पूरे लेक्चर को हिंदी इंग्लिश क्या किस तरह से इसको टैकल करने वाले हैं, किस तरह से इसको देखने वाले हैं। ये पूरा लेक्चर आपका बाइलिंगुअल रहने वाला है, ठीक है। बच्चों को बहुत दिक्कत होता है कि हिंदी का नोट्स नहीं मिलता, हिंदी का नोट्स नहीं मिलता, तो हम लोग इसमें आपको हिंदी का नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। पीपीटी जो रहेगा आपका या पीडीएफ देख लो, आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो जितना हिंदी वाले इंग्लिश वाले बच्चों को ध्यान दिया जाएगा उतना ही हिंदी वाले बच्चों को भी ध्यान दिया जाएगा। नोट्स का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, आपको वो दोनों चीज़ें मिलेगा ना। जो एक चीज़ें है कि आपको कैसे क्या क्या चीज़ें पढ़ना होता है बिहार स्पेशल में, तो कहीं से भी कुछ भी पढ़ना नहीं है, ठीक है। इसमें हम लोग हमने पूरा डिज़ाइन किया कि कौन कौन सी चीज़ों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी तक कैसे आपको बिहार स्पेशल को पढ़ा जाएगा। इंडेक्स जो है, पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें हमको देखना है। बिहार का आपका ये पूरा जो लेक्चर आज वाला जो है वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर रहने वाला, इंट्रोडक्शन है, एकदम सामान्य जो परिचय होता है बिहार के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। जो बिहार से बाहर, मतलब बाहर अगर बिहार में रहो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब कुछ पता है। जब बिहार से बाहर निकलते हैं तो फिर क्या होता है, आपको सब पूछता है अगर बिहारी हो थोड़ा सा बिहार के बारे में बताओ, तो थोड़ा सा तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी कुछ ज़्यादा पूछ दिया जाता है। तो उसके लिए हमें तैयार रहना कि हमें एक एक चीज़ पता होना चाहिए। और खासकर जब हम एग्जाम देंगे तो वहाँ भी आपको खासकर बहुत ही फैक्चुअल चीज़ें, जो रटा हुआ चीज़ें होता है ना, वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो वो चीज़ें तभी आप उस चीज़ का आंसर कर सकते हो जब आपको बेसिक चीज़ें पता होगा। तो हम लोग एकदम बेसिक जो होता है ना उन सारी चीज़ों को भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपको बिहार का जनरल इंट्रोडक्शन, बिहार का सामान्य परिचय, ठीक है। अब सामान्य परिचय में आपको सब सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि स्टेट सिंबल क्या है, वहाँ का राज्य जो आपको पशु पक्षी कौन सा है, या फिर आपको हाई कोर्ट कब बना था। इसके अलावा आपको जो है जो राजनीतिक स्थिति किस तरह से है, जो आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल है या फिर आपको उसमें कितने मेंबर है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो फिर आपको बहुत सारी जो एकदम कॉमन सी चीज़ें होती है ना, जो जनरल नॉलेज की बात होती है, उनको हम लोग देखने वाले हैं। पहला जो आपका लेक्चर रहने वाला है। सेकेंड है आपका प्राचीन इतिहास। अब यहाँ पे हिस्ट्री जो आपका बिहार का जो एग्जाम, जो भी एग्जाम होता है ना बिहार में, जितना भी एग्जाम क्वेश्चन पेपर उठा के आप देख लो, हिस्ट्री जो है, इतिहास जो है ना, एकदम गेम चेंजर है। अगर इतिहास अच्छे से पढ़ के जाओगे
तो बढ़िया बात है, आपका सवाल वहाँ पे बनेगा। लेकिन अगर आपका इतिहास कमजोर है, ठीक है, सो जिनका इतिहास कमजोर होता है उनका इतिहास भी कमजोर बन जाता है। तो अगर आपको अपना इतिहास कमजोर नहीं करना है, अपना खुद का इतिहास कमजोर नहीं करना है, तो आपको इतिहास अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और खासकर आपको जो है तीनों स्किप नहीं कर सकते। बिहार के मामले में जब देखा जाए तो आपको प्राचीन इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा, एंशियंट हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, मध्यकालीन भारत इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा, एंड जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा सवाल आता है, तो मॉडर्न हिस्ट्री भी हम लोग देखने वाले। सो मध्यकालीन इतिहास अर्थात जो आपका मिडिवल हिस्ट्री है, एंड बिहार की कला एवं संस्कृति। बिहार में आपको कला और संस्कृति का जो है वो महत्व क्या है, किस तरह से आपको कला संस्कृति वहाँ पे विकसित हुई, चाहे उसमें आपका पेंटिंग्स आ जाएगा, जो चित्रकला है, मधुबनी पेंटिंग हो सकता है आपका, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है भागलपुर में पेंटिंग बनाई जाती है। इसके अलावा जो पटना कलम पेंटिंग है उसके बारे में देखा जा सकता है। तो कला संस्कृति में आप वहाँ पे खान पान कैसा है लोगों का, ठीक है, किस तरह से आपका जो चीज़ें प्राचीन समय में किस तरह से रहा होगा, तो उसको पूरा हम लोग एकदम इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसमें आपको बदलाव कैसे कैसे आया, क्रमबद्ध, उन सारी चीज़ों को देखने वाले हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। अब मॉडर्न हिस्ट्री में तो आपको बहुत सारे सवाल आते हैं उसमें, चाहे अगर देखा जाए तो महिलाओं का किस तरह से, बिहारी और महिलाओं का किस तरह से आपको जो आपको स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें क्या भागीदारी था, उसके अलावा आपको नेशनल मूवमेंट में किस तरह से, चाहे आपको जितने भी गांधी द्वारा आंदोलन चलाए गए थे उनमें आपको बिहार जो है किस तरह से अपना योगदान देता है, वो तो पूछा ही जाएगा। इवन आपको जो है बहुत सारी फैक्चुअल चीज़ें पूछा जाता है, जैसे कि आपको तथ्य जो है रूपी चीज़ें पूछी जाती है, तो उन सारी चीज़ों के लिए उसको भी मैं अच्छे तरीके से आपको तैयार करवाऊंगी। एंड बस अभी फैक्ट के बारे में नहीं बात करेंगे, तथ्य के बारे में बात नहीं करेंगे। इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपका की डिमांड होते जा रहा है, और खासकर अगर आपने लास्ट ईयर का बीपीएससी का एग्जाम दिया होगा, ठीक है, तो आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि आपको बस फैक्ट रट के नहीं जाना होगा, कॉन्सेप्ट भी समझना होगा, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड आपको सवाल जो है वो एकदम लेंदी करके थोड़ा बड़ा बड़ा सवाल करके पूछा जा रहा है। तो हो सकता है कि बिहार में जो अभी आपका बिहार एसएससी एग्जाम होने वाला है तो उसमें भी पैटर्न में थोड़े बहुत बदलाव आ सकते हैं। जो बीपीएससी का आपको टीचिंग का एग्जाम होने वाला है उसमें भी बदलाव देखने के लिए, क्योंकि इतनी जनता है, इतने सारे लोग इस एग्जाम में अपियर करे, इतने सारे लोग एग्जाम दे रहे, तो क्वेश्चन पेपर तो थोड़ा डिफिकल्ट बनेगा ही। तो वो जो डिफिकल्ट बनेगा उसको जो हमारे लिए थोड़ा कठिन किया जाएगा ना, हम उन सारी चीज़ों के लिए भी तैयार रहेंगे आपका। फिर उसके बाद बिहार का कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फ्रीडम मूवमेंट्स, तो ऑलरेडी मैंने बताया कि जो बिहार का क्या योगदान रहा आपको स्वतंत्रता आंदोलन में। नेक्स्ट, नेमिंग ऑफ द बिहार एंड फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट। बिहार का जो नामकरण एवं राज्य का गठन हुआ था, तो जो बिहार का नाम है उसको अगर आप देखोगे तो बहुत लंबे समय से, अगर बहुत प्राचीन समय में देखोगे तो कुछ और नाम से जाना जाता था, मध्यकालीन भारत में उसको कुछ और नाम दिया गया, आधुनिक भारत में कुछ और नाम से बोला गया। फिर उसके बाद उसका जो गठन होता है, ठीक है, पहले आपको बंगाल का पार्ट माना जाता है, फिर बंगाल से अलग होता है, ठीक है, 1912 में। फिर उसके बाद फिर बिहार में से आपको उड़ीसा को अलग किया जाता है 1935 के अधिनियम के तहत, और 36 में उसको 1 अप्रैल को अलग किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद 2000 में आपको फिर से आपको बिहार से झारखंड अलग होता है। तो ये जो पूरा आपको कब हुआ था, क्योंकि उसमें आपको पता होना चाहिए, आपके अपने राज्य के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरह से आपको कितने राज्य से वो विभाजन हुआ है उसका, और कितना आपको उसमें चेंजेज आया है, ठीक है। बिहार की शासन व्यवस्था, ठीक है, बिहार की शासन व्यवस्था अर्थात बिहार का पॉलिटिकल कंडीशन कैसा रहा है, जिसमें आपको सारी चीजें हम लोग देखने वाले किस तरह से आपको पॉलिटिकल सिस्टम काम करता है। बिहार के वन्यजीवी अभ्यारण्य, इसमें आपको खासकर देखा जाए तो आपको ज्योग्राफी ऑफ बिहार और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन बिहार। सो बिहार में आपको कितने अभ्यारण्य है, ठीक है, और किस तरह से आपको वहाँ का जो है वो, उसमें आपको कौन कौन से पशु पक्षी मिलते हैं, इस तरह के सवाल आते हैं। तो बहुत डिटेल में नहीं, थोड़ा बहुत उसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे, मैप के थ्रू देखने की चीज़ों को कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका फॉरेस्ट जो है स्टेटस रिपोर्ट। सो बिहार के पर्सपेक्टिव से जो आपको बिहार का वन स्थिति प्रतिवेदन है, अब बिहार के दृष्टिकोण से ही देखना है इसमें। इवन आपको भारत के दृष्टिकोण से भी दिखाया जाता है कि कहाँ पे आपको सबसे ज्यादा फॉरेस्ट मिलता है, जंगल मिलता है। तो उसमें आप देखते हो एरिया वाइज अगर पूछा जाए, क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मिलता है। परसेंटेज वाइज स्टेट में पूछा जाए तो मिजोरम है, बट अगर स्टेट यूटी दोनों मिला दिया जाए तो लक्षद्वीप आंसर हो जाता है। तो ऐसे सवाल आपको हम लोग जब नेशनल लेवल का एग्जाम देते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय लेवल का जो परीक्षा देते हैं वहाँ पे आपको पूछा जाता है। लेकिन जब आप बिहार के लिए परीक्षा दोगे तो बिहार का जो आपको फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट है, इसमें आपको देखा जाए तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से जिला में सबसे ज़्यादा आपको जो है आपको जंगल मिलता है, कहाँ पे सबसे कम मिलता है, कौन से तरह का जंगल जो है बिहार में मिलता है। सो बिहार के दृष्टिकोण से आपको जंगल का जितना परसेंटेज है, ठीक है, चाहे आपको जितना प्रतिशत में मिलता है, इसके अलावा कहाँ पे सबसे कम है, कब ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें एकदम डिटेलिंग में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि 2-3 एग्जाम ऐसे हुए, अगर आप
मेरे बात पे आपको भरोसा नहीं हो रहा है, ठीक है, सो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके देख सकते हो, जो पहले आपको परीक्षा करवाया गया जा चुका है, उसमें आप देखोगे कि वहाँ पे एग्जैक्ट डेटा पूछ देते, परसेंटेज पूछ देते, और वो परसेंटेज वही करेक्ट करके आ सकता है जो रिपोर्ट देख के जाएगा, जो रिपोर्ट को समझ के जाएगा। सो ऐसा है कि अगर इवन अगर आपने नेशनल हेल्थ फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट 6 वाला आपने देखा होगा या 4 वाला था, ठीक है, उससे भी आपको लास्ट ईयर बिहार का जो एग्जाम हुआ था उसमें 3-4 क्वेश्चन, और मैं बस बीपीएससी का नहीं बात कर रही हूँ, ठीक है, बीपीएससी आपको जो हुआ था उसके बारे में नहीं बात कर रही हूँ, इवन आपको बिहार में जितने एग्जाम हुए थे, डीएसओ का एग्जाम हुआ था या फिर इसके अलावा कुछ और एग्जाम अगर आपका हुआ था, उस टाइम पे उन्होंने उस डेटा से आपको बहुत सारे सवाल पूछ दिए थे। सो उन सारी चीज़ों के लिए भी तैयार रहना है कि अगर आपको रिसेंटली आपको कुछ ऐसा डेटा आता है, ठीक है, कुछ भी आपको आ सकता है बिहार, जो आपको बिहार सरकार रिलीज करती है, तो वहाँ से आपको सवाल आने की बहुत संभावना होती है। और फॉरेस्ट सर्वे अभी है कि अभी कुछ दिन से उसमें से सवाल आपको नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने भूल चुके हैं, ठीक है, अचानक से उनको याद आएगा, क्योंकि बच्चा जो चीज़ पढ़ना छोड़ देता है वहाँ से वो सवाल उठाना शुरू करते हैं। तो आपको फॉरेस्ट सर्वे को बहुत अच्छे से तरीके से समझाऊंगी उसमें किस तरह से आपको कहाँ पे कौन से जंगल आपको मिलती है, ठीक है। इसके अलावा बिहार में आपको आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, अब ये डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे, आपदा प्रबंधन के बारे में अगर देखा जाए, सो बिहार एक ऐसा राज्य है जो देखोगे आप तो हर साल वहाँ पे आपको कोसी की वजह से बाढ़ आता है, तो उस बाढ़ की वजह से आपको, अब जैसे कि प्री में अगर देखोगे तो सवाल आपको जनरली आपको कोसी बांध जो है वो या कोसी रिवर के बारे में आपको पूछा जाता है, रिवर सिस्टम आपको जनरली पूछ दिया जाता है। आपदा प्रबंधन को लेके आपको कोई अगर कुछ भी नियम कानून आ रहा है, कोई आपको अधिनियम आ रहा है, या फिर किसी तरह की आपको कोई व्यवस्था की जा रही है, किसी तरह का कोई फंड दिया जा रहा है, कोई पैसा योगदान दिया जा रहा है, तो उनसे आपको इवन अमाउंट तक पूछ दिया जाता है कि कितने पैसे जो है अभी फिलहाल आपको किसी आपदा प्रबंधन को रोकने के लिए या फिर आपको किसी तरह का सहयोग दिया गया है कि नहीं। तो ये सवाल भी आपको इस तरह के बन जाते हैं। तो वो भी इस चीज़ को, आपदा प्रबंधन को, डिजास्टर मैनेजमेंट को हम लोग स्टैटिक से तो जोड़ के देखेंगे आपको, जो आपको जिस तरह की चीज़ें चल रही है, चाहे आपका भूकंप हो गया, वहाँ पे तो ज्वालामुखी तो आता नहीं है, ठीक है, भूकंप, क्योंकि आपको भूकंप जोन में ही आपको बिहार आता है, नेपाल से सटा हुआ है, 2015 का भूकंप शायद आप लोग को याद हो। सो उस टाइम पे भी आपको भूकंप से रिलेटेड सवाल आए हुए थे। तो उन सारी चीज़ों को स्टैटिक में जाके देखेंगे, और एट द सेम टाइम जो आपको करंट अफेयर में चल रहा है उसको भी हम लोग इंटरलिंक करके चलेंगे। सो बिहार स्पेशल में हम लोग ऐसा नहीं है कि बिहार स्पेशल में बस जो स्टैटिक चीज़ है उसको पढ़ के निकल जाएंगे, इवन जो आपको करंट अफेयर है बिहार से इंटरलिंक करके वो भी मैं चीज़ें आप लोग को बताऊंगी किस तरह से सवाल फ्रेम किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कृषि, क्योंकि हमारा पूरा बिहार जो है वो किस चीज़ पर निर्भर है, ऑफकोर्स कृषि पे, ठीक है, फार्मिंग ही है। अभी भी अगर देखा जाए तो आपको अराउंड 60-70% आपका आबादी है वो किस चीज़ में इन्वॉल्व है, कृषि में इन्वॉल्व है, ठीक है। और जो कृषि नहीं कर पाते वो क्या करते हैं, बीपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी करते हैं, आईआईटी में बढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हमारा बिहार जो है वो बहुत पीछे है, पिछड़ा था एक टाइम पे, बट अगर अभी फिलहाल अगर आप देखोगे तो एक ही बस ऐसा कि हमारा जो है वहाँ पे इंडस्ट्री बहुत अच्छा नहीं है, बट इसके अलावा अगर देखा जाए एजुकेशन सिस्टम है, अभी भी यूपीएससी में आप देखोगे बहुत सारे बच्चे हमारे जो बिहार से होते हैं। इसके अलावा अगर देखोगे आईआईटी में तो उसमें भी बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो इवन अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में चले जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोफेसर, आपको बहुत सारे बच्चे वहाँ पे आपको मिल जाएंगे बिहार से। तो शिक्षा में ठीक है थोड़ा कमजोरी है वहाँ पे, लेकिन इस चीज़ को नकार नहीं सकते कि अगर आप लोग मेहनत पे उतर जाओ तो आप लोग कुछ भी कर सकते हो। सो यही है कि पहले हमने कृषि के बारे में बात किया अभी, ठीक है। सो एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको सवाल आ सकता है, एग्रीकल्चरल रिपोर्ट रिलीज किया जाता है, आपको कोई भी रोड मैप दिया जाता है बिहार सरकार के द्वारा बजट के टाइम पे कि किस तरह से कृषि से रिलेटेड समस्या को सॉल्व किया जाएगा। तो उसमें आपको जनरली कौन कौन सी चीज़ें पढ़ना है, पशुपालन अर्थात एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ना है, ऊर्जा एवं खनिज के बारे में, ठीक है, मिनरल्स के बारे में देखना है। अब मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हो गया, ठीक है। इवन अगर आप नेशनल बजट देखोगे तो वहाँ पे भी सेमीकंडक्टर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है अभी, ठीक है। तो बिहार में सेमीकंडक्टर को लेके कोई इनिशिएटिव लिया गया है कि नहीं, ठीक है, तो अगर वो लिया गया है तो हो सकता है यहाँ पे सवाल बनेगा ना। ऊर्जा एवं उद्योग, एनर्जी एंड इंडस्ट्री को लेकर, जैसे कि आप भागलपुर में कुछ एनर्जी को लेके है कि नहीं, पटना में कोई कुछ योगदान हुआ है कि नहीं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपको जो भी आपको खासकर ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आपको एनर्जी को लेके, अब ये आपको बजट के टाइम पे चीज़ें पता चलती है कि कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए, तो उसको हम लोग बजट के साथ एसोसिएट करके देखेंगे आपका, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, ठीक है, परिवहन, तो ये सबसे बड़ी चैलेंज है बिहार में, परिवहन। ये आपको पता होगा कि बहुत स्लो चलता है हमारा बिहार, ठीक है, रोड पे बहुत ज़्यादा रोड बनते हैं और फिर वो टूट जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी देखेंगे। ट्रांसपोर्ट के लेके जो है वो कौन कौन सी चीज़ें की गई है, जैसे जलमार्ग को लेके क्या आपको जो है वहाँ पे समस्या को सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीज़ें हुआ है, या फिर रोड मार्ग को लेकर क्या क्या एनएच, अगर देखोगे नेशनल हाईवे बनने और नेशनल हाईवे से कोई चीज़ें कनेक्ट होती है। रिसेंटली अगर आपने देखा होगा तो बिहार में आपको रेलवे को लेकर बड़ा ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर जब आपको बिहार विजिट उन्होंने किया था तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पर उन्होंने वादे किए थे, प्रोमिस किए थे, जिसमें आपको बहुत सारे जो है वो रेलवे कॉरिडोर बनाने की बात की गई है। तो वो कौन कौन से एरिया को कनेक्ट करेगा, कौन कौन से आपका जो जिला है उसको जोड़ रहा है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। फिर आपका सेंसस ऑफ
बिहार, ठीक है। सो बिहार की जनगणना, अब ये बिहार जो आपका भारत का जनगणना देखा जाए तो 2011 के बाद अभी तक आया ही नहीं है, ठीक है। ऑल्दो अगर आपको पता है तो जनगणना का जो है डिजिटल, पहले बार भारत अब पूरे तरीके से फुली डिजिटल होकर आपको जनगणना करवाने की जो है वो प्रयत्न कर रहा है। एंड इवन उसका जो है आपको बहुत सारी चीज़ें करंट अफेयर में उनसे भी रिलेटेड चीज़ें चल रही है, लेकिन वो जब तक आएगा तब तक शायद आपका ये एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका एग्जाम हो जाता है तो आपको अभी के हिसाब से 2011 का ही जनगणना जो है देख के जाना है, और 2011 के अकॉर्डिंग आपको देखा जाए तो बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। और जनगणना इनका ऐसा एक फेवरेट सब्जेक्ट है, मतलब फेवरेट एरिया है, जहाँ से ये सवाल आपको पूछते ही पूछते हैं, चाहे आपको एक पूछते, दो पूछते, इवन कभी कभी आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपको जनगणना से पूछ देते हैं। सो जनगणना से जितने भी जुड़े हुए सवाल हैं, जितने आए हुए सवाल है, उसको भी हम लोग देखेंगे, और कैसे आपको वहां से सवाल और बन सकते हैं उसको भी हम लोग देखने वाले, ठीक है। मेजर स्कीम ऑफ बिहार, ठीक है। सो बिहार की प्रमुख योजनाएं, तो नेशनल लेवल पे तो बहुत सारी आपको योजनाएं आती रहती है, ठीक है। और नेशनल जो आपको, राष्ट्रीय जो आपको स्तर पे जो योजनाएं आती है उसको बिहार से कैसे जोड़ के देखें वो देख सकते हैं। और स्पेसिफिकली आपको जो बिहार सरकार है वो भी अपनी योजनाएं लेके आती हैं, चाहे आपको महिलाओं को लेके हो सके, या फिर, ठीक है, या फिर आपको बच्चों को लेके हो सके, या फिर आपको शिक्षा को लेके हो, फिर आपको स्वास्थ्य को लेके हो सकता है, पर्यावरण को लेके हो सकता है। तो जो योजनाएं आती हैं उन योजनाओं को हम लोग देखेंगे, क्योंकि आपको अगर याद हो तो सवाल अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ था वहां पे आपको सवाल कैसे पूछा गया था कि योजना से आपको डायरेक्टली फैक्चुअल चीजें तो 2-3 उसमें स्टेटमेंट में था, बट उसमें आपको ये भी समझना था कि आपको किस तरह से कौन सी योजना किस चीज के लिए लाया जा रहा है। सो आपको पता होना चाहिए इसका एम क्या है, ठीक है। सो उसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। नाउ लेटेस्ट स्टैटिक्स ऑफ बिहार, बिहार की आपको नवीनतम आंकड़े। अब ये डेटा वाला बात है कि आपको कोई भी नवीनतम कोई भी रिपोर्ट आता है, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला आपको फैमिली हेल्थ सर्वे वाला रिपोर्ट आया था, ठीक है, फॉरेस्ट वाला रिपोर्ट आ सकता है, या इसके अलावा कोई अगर रिपोर्ट आता है, एग्रीकल्चर को लेकर रिपोर्ट आता रहता है बिहार में, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को हम लोग बहुत डिटेल में जाके देखेंगे, क्योंकि नंबर से बहुत उनको लगाव है, ठीक है। हर एग्जाम में उनको नंबर से बहुत लगाव है, जितना आपको नंबर से लगाव है कि इतना अच्छा नंबर आ जाए तो क्या हो जाएगा, एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, वैसे उनको इतना नंबर से लगाव है कि इतना क्वेश्चन को और डिफिकल्ट किया जाए। तो ऐसा नहीं होता कि सारे नंबर्स आपको याद करने होंगे, स्टैटिक्स में ऐसा नहीं होता कि सारे डेटा आपको, वो पॉसिबल भी नहीं है, आसान थोड़ी है, इतना सारा छोटा सा दिमाग है, कितना घुसा होगा उसमें। तो उतना ही चीज़ों को हम लोग देखेंगे जितना हमारे काम के लिए हो सके, तो स्टैटिक्स वाला देखेंगे। इसके अलावा बिहार का बजट, अब बिहार का बजट आ चुका है, ठीक है। सो बिहार के बजट में क्या क्या चीज़ें थी वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं ना। बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बिहार का जो आपको आर्थिक सर्वेक्षण है वो भी जरूरी है। बिहार बजट जनरली लोग पढ़ के चले जाते हैं, सवाल वो कहाँ से पूछ देते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण से पूछ देते हैं। सो दोनों चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा इस बार। सो ये आपका जो है पूरा हमारा लेक्चर इस तरह से होने वाला है, जिसमें अगर देखा जाए तो मैंने आपको बताया कि हम लोग करंट अफेयर भी पढ़ने वाले हैं, बिहार का बजट आपका होने वाला है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो डिजास्टर मैनेजमेंट, आपका जो आपदा प्रबंधन है उसके बारे में देखने वाले हैं, जो एग्रीकल्चर है आपका, कृषि है, उसमें देखने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपको देखा जाए तो राजनीतिक जो गवर्नेंस आपका है वहाँ का, उस पूरे सिस्टम को देखेंगे, उस प्रणाली को देखेंगे। इसके अलावा इतिहास, बिहार का इतिहास अगर देखा जाए, और खासकर बिहार के दृष्टिकोण से उस चीज़ को देखेंगे। एंड इवन आपका इसमें बिहार का जो ज्योग्राफी है, बिहार का जो भूगोल है वो किस तरह से रहा है आपको, और इसमें आपको क्या किस किस तरह के आपको जो नदियां हैं और कहाँ से कौन सी नदी, क्योंकि रिवर सिस्टम बहुत फेवरेट उनका टॉपिक है। रिवर सिस्टम से बहुत सारे सवाल आपको पूछ दिए जाते हैं कि कौन सा रिवर पे आपको कौन सा जो है वो बांध बनाया गया, कौन सा डैम है, इसके अलावा कौन सा रिवर जो है वो गंगा में कहाँ जाके मिलती है। तो इस तरह के सवाल आते हैं, तो इन सारे सवालों को भी हम लोग देखेंगे। तो इसका शॉर्ट में अगर देखा जाए तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स को यहाँ पे हम लोग डील करने वाले हैं, तो आपका बिहार का हिस्ट्री, बिहार का पॉलिटी, हिस्ट्री में आपको कला और एवं संस्कृति भी हो जाएगा, आर्ट एंड कल्चर भी उसी का पार्ट हो जाएगा, हिस्ट्री भी हो जाएगा, पॉलिटी हो जाएगा, एंड ज्योग्राफी, बिहार का ज्योग्राफी, ठीक है। फिर इसके अलावा बिहार का इकोनॉमी, अर्थशास्त्र। अब इकोनॉमी में हम लोग बजट जनरली पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें आपको नहीं पढ़ना, बजट आपको और आर्थिक सर्वेक्षण जो है आपका वो देखना होता है। तो ये हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी, इतना तो हमें करना ही करना है। और इसी में जो आपका ज्योग्राफी में ही आपका और इकोनॉमिक सर्वे जो है दोनों मिला के आपको एग्रीकल्चर का जो सवाल आता है। फिर इसके अलावा करंट अफेयर, ठीक है। सो ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं, तो आपका कुछ भी मिस नहीं होगा, ठीक है, अगर आपका बेसिक कमजोर है। और ये क्योंकि इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसमें हम लोग बिहार का सामान्य परिचय देखने वाले हैं। तो अगर आप कुछ ऐसा उम्मीद है कि बहुत बहुत एडवांस पढ़ना है, बहुत एडवांस नहीं, क्योंकि अगर आपको पता हो तो बिहार में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, बहुत लगता है उस टाइम पे कि अभी तो लगेगा पढ़ के बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है। और वही बेसिक सवाल जब आपको ईजी सवाल आपको एग्जाम में पूछ दिया जाता है तो इतना ईजी लगता है कि वो ईजी क्वेश्चन ही गलत करके बच्चे आते हैं, ठीक है। सो ईजी सवाल कभी कभी ईजी नहीं होता है, तो इसीलिए हमें पूरा
इंट्रोडक्शन में एक एक चीज़ जो है डिटेल में पता होना चाहिए बिहार के बारे में, तो वो सारी चीज़ें हम लोग आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग जब भी पढ़ते हो, चाहे आप भारत के दृष्टिकोण से कुछ भी पढ़ रहे हो या बिहार के दृष्टिकोण से कुछ भी पढ़ रहे हो, तो बिहार के दृष्टिकोण से अगर पढ़ते हो आप, तो बिहार का मैप अपने सामने रखा करो, क्योंकि मैप बेस्ड सवाल आपको बहुत सारे आते हैं। और अगर मैप आपको नहीं पता है, अगर कल को आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ पे, अगर आपको अपने राज्य के बारे में नहीं पता है, ठीक है, अपने जिला के बारे में नहीं पता कि आपका जिला जो है वो कौन कौन से जो अलग बगल वाली डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर शेयर कर रहा है, एरिया शेयर कर रहा है, तो फिर कैसे चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए एक बार हम लोग बिहार का मैप देख लेते हैं, क्विकली देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे अगर आप देखोगे नॉर्दर्न साइड में पूछा जाए आपको सबसे उत्तरी भाग में आपका कौन सा जिला है, तो ये आपका पश्चिमी चंपारण है, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ से अगर, ठीक है, इस हिस्ट्री में और डिटेल में देखेंगे चंपारण का क्या रोल रहा था, अभी बस मैप देखते जा रहे हैं। सो एकदम नॉर्दर्न टाइप पार्ट में आपका, नॉर्दर्न पार्ट में आपका क्या है, पश्चिमी चंपारण है। साउदर्न पार्ट में अगर पूछा जाए सबसे साउदर्न, सबसे आपका दक्षिणी भाग कौन सा है, तो गया है, ठीक है। और सबसे ईस्ट जो आपका ईस्टर्न पूछा जाए तो आपका किशनगंज हो जाएगा। एंड सबसे वेस्टर्न, सबसे पश्चिमी, सबसे वेस्टर्न अगर पूछा जाए, सो ये सवाल आप लोग के लिए इसमें मैप में थोड़ा सा सबसे जो आपको पश्चिमी भाग पूछा जाए बिहार का कौन सा है, तो ये सवाल आप लोगों के लिए, इसको अगर पता हो आंसर तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि इससे थोड़ा एनालाइज करने का जो है आपको तरीका बदलना पड़ेगा। बस ऐसे नहीं कि बस कोई आपको बताते जाए चीज़ों को, थोड़ा सा आप भी सोचने पे खुद को मजबूर करो। तो जल्दी जल्दी देखते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपको पश्चिमी चंपारण है, और पश्चिमी चंपारण से ही सटा हुआ आपका है पूर्वी ईस्टर्न चंपारण। ईस्टर्न चंपारण के बाद अगर आप देखोगे तो पूर्वी चंपारण भी और जो आपका पश्चिमी चंपारण दोनों आपको नेपाल से बॉर्डर साझा करता है। फिर उसके बीच में अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो शिवहर है, ठीक है, जो कि यहाँ पे पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी के बीच में और मुजफ्फरपुर के बीच में, ठीक है। तो ये याद रखना कि आपको शिवहर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि शिवहर जो है आपका नेपाल के साथ आपको बॉर्डर शेयर करता है कि नहीं, ठीक है। तो शिवहर नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करते। फिर शिवहर के बगल में आपको सीतामढ़ी है जो कि नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। फिर नेपाल के बगल में आप सीतामढ़ी के बगल में अगर आप देखोगे तो फिर आपका ये कहाँ पे मधुबनी है, ठीक है। और मधुबनी आपका किस चीज़ के लिए फेमस है, मधुबनी पेंटिंग के लिए, और ये भी आपको नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। मधुबनी के बगल में आपका क्या है, सुपौल है, सुपौल के बगल में क्या है आपका अररिया है, ये भी आपको नेपाल के साथ, और सुपौल भी नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। फिर अररिया के बगल में आपका क्या है, किशनगंज है, ठीक है। सो ये अगर आप लाइन से देखोगे तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और जो आपका किशनगंज है, ये पूरा आपको क्या कर रहा है, बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो ये आपको नाम 2-3 बार देखोगे तो अपने आप चीज़ें याद हो जाती है। फिर अगर आप देखोगे कि पश्चिमी चंपारण से ठीक नीचे आपका क्या है, गोपालगंज है, ठीक है। गोपालगंज के बगल में इधर आप यहाँ पे देखो बॉर्डर शेयर कर रहा है किसके साथ, मुजफ्फरपुर के साथ। मुजफ्फरपुर के बगल में अगर आप देखोगे तो ये है आपका दरभंगा, ठीक है। और दरभंगा और मधुबनी एक टाइम पे एक ही हुआ करते थे, बाद में आपको बताऊंगी कब इसका डिवीजन हुआ था। सो मुजफ्फरपुर के बगल में आपको दरभंगा याद रखना है। और फिर दरभंगा के बगल में आप यहाँ पे देखोगे सहरसा, ठीक है, सहरसा यहाँ पे दिख रहा है आपको, सहरसा। और सहरसा के बगल में आपको क्या है, मधेपुरा, ठीक है। मधेपुरा के बगल में इधर आ जाओगे, यहाँ पे मधेपुरा है आपका। फिर मधेपुरा के बगल में आपका क्या है, पूर्णिया है। और पूर्णिया से नीचे, ठीक नीचे देखोगे तो आप कटिहार दिख रहा होगा, ठीक है। फिर गोपालगंज के ठीक नीचे आओगे तो क्या आपका सिवान है, ठीक है। सिवान से ही आपको बॉर्डर शेयर कर रहा है कौन सा है, सारण। सारण के बगल में आपका क्या है, वैशाली। और ये इसका बहुत बड़ा इतिहास है, खासकर अगर देखा जाए तो हमारे जो पूरे विश्व को पूछा जाए पहला गणतंत्र भज्जी आपने सुना होगा, यही आपका वैशाली, याद रखना, वैशाली। फिर वैशाली के बगल में आपका क्या है, समस्तीपुर। फिर समस्तीपुर से अब ठीक नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे क्या है, बेगूसराय, ठीक है। बेगूसराय के बगल में आपको खगड़िया है। और खगड़िया से ठीक नीचे इधर आ रहे हो साइड में एकदम ईस्टर्न साइड में, तो यहाँ पे आपको क्या है, भागलपुर है, ठीक है। भागलपुर भी आपको, जिसको पहले महाजनपद, एक महाजनपद आपको यहाँ पे भी होता था जिसको अंग बोला जाता था। फिर सारण से नीचे अगर आप आ रहे हो इधर तो यहाँ पे आपका बक्सर है, फिर भोजपुर, और ये रहा हमारा राजधानी बिहार का पटना, ठीक है। सो पटना के बगल में आप देखोगे तो यहाँ पे पटना, यहाँ पे देखो इतना तक फैला हुआ है, और बेगूसराय के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। फिर यहाँ पे नीचे में देखोगे सबसे इधर वेस्टर्न साइड पे, तो ये क्या आपका कैमूर है, और कैमूर के साथ रोहतास, रोहतास के साथ यहाँ पे आपका औरंगाबाद, औरंगाबाद के ठीक ऊपर, ठीक है। औरंगाबाद और जो आपका पटना है उसके बीच में क्या, अरवल है, ठीक है। अरवल के बगल में आपका जहानाबाद है, और फिर आपका यहाँ पे नालंदा, और नालंदा से आपको देखोगे यहाँ पे तो शेखपुरा है साइड में यहाँ पे,
और यहाँ पे आपको लखीसराय, ठीक है, उसके बगल में आप देखोगे तो ये यहाँ पर रहा मुंगेर, और मुंगेर से नीचे ठीक नीचे जाओगे आप तो यहाँ पे साइड में एकदम भागलपुर के ठीक नीचे बांका है, और बांका के बगल में आपको जमुई, फिर नवादा है, एंड देन गया है, ठीक है। और जो गया है आपका वो सबसे साउदर्न मोस्ट, सबसे दक्षिणी जो है बिहार का भाग माना जाता है। तो इसको मैंने क्विकली बता दिया, और मुझे पता है एक बार में चीज़ें नहीं याद होती है, इसको आपको खुद से भी एक बार ड्रॉ करके देखना होता है, और 2-3 बार जब इसको बनाओगे ना तो फिर आपको रिवर सिस्टम, जब नदी प्रणाली को आप देखोगे तो उसको समझने में बहुत सहायता होगा। एंड बिहार को अगर सारे डिस्ट्रिक्ट को, क्योंकि एक बार तो आपको दिमाग में बैठाना ही पड़ेगा, 38 है टोटल के टोटल, तो आपको एक बार तो मैप को खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा, भले आपको कोई बना के दे दे, कितना भी इजी बता दे ऐसे है वैसे, अगर आप खुद से नहीं एनालाइज करोगे वहाँ पे सवाल आपको गलत हो जाएंगे। क्योंकि ऐसे भी सवाल आपको पूछा गया था एक बार कि पटना के साथ आपको कौन कौन से जो है वो जो जिला है वो आपको बॉर्डर साझा करते हैं, उसके आसपास है, तो ये इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं, और वो सवाल तभी वही बना सकता है जो खुद से एक बार मैप प्रैक्टिस कर ले। तो ये मैप था। नाउ जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं बिहार के बारे में। बिहार का सामान्य परिचय, ठीक है, जिसमें हम लोग देखा जाए तो सबसे पहला जो आता है बिहार के नाम को लेके आता है, ठीक है, जहाँ भी जाते होगे सब बोलते हो अरे बिहारी हो, ठीक है। तो ये नाम जो है ना, ये नाम कैसे आया, किस तरह से इनको जो है नाम यहाँ पे दिया गया था, उसके पीछे भी अपने आप में एक इतिहास छुपा हुआ, ठीक है। सो द एंशिएंट नेम ऑफ बिहार वॉज बिहार, ठीक है, वी था ये, जिसको अब बी हम लोग बोल रहे, ठीक है, पहले इसको वी बोला जाता था, ना ये बी हो गया। सो ये जो बी हुआ ना, इसके पीछे भी इतिहास है आपको। वी जो है बिहार, इसका अर्थात था विच मीन्स अ मोनेस्ट्री। सो आपने देखा होगा बिहार में तो बहुत सारे आपको मोनेस्ट्री है, बहुत सारे आपको बौद्ध जो है आपको मठ है, ठीक है। सो जैसे कि नालंदा में है आपको, इसके अलावा अगर आप जाओगे बिहार शरीफ, वहाँ पे भी है आपको, नालंदा भी बिहार शरीफ के आसपास ही है। फिर अगर आप देखोगे तो भागलपुर में भी है। इसके अलावा अगर आप केसरिया स्तूपा के बारे में आपने देखा होगा जो कि आपको चंपारण में है, तो वहाँ पे भी आपको बौद्ध जो है मठ मिलते हैं। सो बिहार आपको किस चीज़ के लिए जो है वो फेमस था। सो बहुत सारे धर्म वहाँ पे आपको जो है वहाँ पे राइज हुआ, चाहे आपको जैनिज्म के बारे में देख लो, इवन आपको हिंदुज्म का, फिर सूफीज्म जो आपने सूफी के बारे में, सूफी धर्म के बारे में आपने सुना है, तो उसका भी गढ़ माना जाता है। फिर इसके अलावा अगर आप देखोगे तो बुद्धिज्म तो है अपने आप में, तो बहुत सारे धर्मों का जो है वो जनक जो है उस बिहार को देखा जाता है, जनक के रूप में देखा जाता है। उसमें आपको बुद्धिज्म भी आता है। सो बुद्धिज्म एक टाइम पे ऐसा था कि आपको पूरे बिहार में बहुत ज़्यादा उसका फैलाव था। अब तो देखा जाए तो बहुत ही गया तक ही सीमित रह गया, बहुत ज़्यादा आपको फैलाव उसका नहीं है। सो जिस टाइम पे इसको मतलब फैला हुआ था, तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा आपको वहाँ पे मठ मिलता था कि उसी मठ के नाम से इसका नाम बिहार हो गया, ठीक है, वी था। लेकिन जब आपको मध्यकालीन भारत आपको आता है, जब हमारा मध्यकालीन भारत शुरुआत होती है, सो उनको वी बोलने में बड़ी दिक्कत होती थी, तो वो बी हो गया, ठीक है। सो वहां से आपका वी से बिहार हो गया। नाउ इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इट इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट, एकदम आपका किस तरह है वो पूर्वी भाग में पूछ दिया जाता है आपको, ठीक है। जो बिहार है वो कंप्लीटली आपको किस तरफ आपको ज्योग्राफी के हिसाब से, भूगोल के हिसाब से कहाँ पे है, तो ये आपको किस तरफ लोकेटेड है, ईस्टर्न साइड में, ठीक है। बिहार इज द 12th लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, ठीक है। अगर पूछा जाए आपको एरिया वाइज बिहार का कितना रैंक है, तो ये आपको 12th है। बिहार का प्राचीन नाम बिहार था, ठीक है, जो यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है, तो ऐसा नहीं करना कि हिंदी में नहीं लिखा, इंग्लिश में नहीं लिखा, ठीक है। अर्थ इसका क्या होता है, मोनेस्ट्री, या उसको मठ बोला जाता है। और इसका अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल के हिसाब से देखोगे बिहार का, तो क्या रहा आपका 12वां जो है वो रैंक रहा है। जनसंख्या के आधार पर इसका 3रा स्थान है। तो ये दोनों आपको क्लैरिटी होना चाहिए। पूछा जाए क्षेत्रफल एरिया के हिसाब से पूछा जाएगा तो 12th हो जाएगा, एरिया आपको याद रखना है 12। और अगर पूछा जाए आपको पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, तो 3rd हो जाएगा। ये दोनों आपको रैंकिंग याद रखना है, और इसी में कंफ्यूजन जनरली होता है। ये अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य माना जाता है। गंगा नदी इस राज्य से होकर बहती है और बंगाल को त्रिभुजा क्षेत्र से तक पहुंचाती है। अब अगर देखा जाए तो गंगा नदी जो है वो बिहार को एकदम इक्वली आपको क्या करती है, बराबर तरीके से डिवाइड करती है, और बीचों बीच आपको बिहार से निकलती है, गंगा नदी बहती है। सो ये याद रखना आपको। कौन सा अगर पूछा जाए प्रमुख नदी, तो नदी तो वहाँ पे बहुत सारे आपको, लेकिन अगर पूछ दिया जाएगा आपको कि कौन सा प्रमुख नदी है बिहार में, तो आपको गंगा का नाम याद रखना है। और गंगा में अगर आप देखोगे तो बहुत सारी जो बाकी नदी भी अपना पानी उसमें आती है, डालती है, ठीक है ना। इसके अलावा जिसमें आपको राज्य वनस्पति और जीव जंतुओं से समृद्ध बनाता है। अब जहाँ पे रिवर सिस्टम होगा, जहाँ पे नदी प्रणाली बहुत अच्छी होती है, ठीक है, वहाँ पे आपको जो अभ्यारण्य है उसका होने का बहुत चांसेस होता है। इसके अलावा वहाँ पे जो आपको वन जंगल है वो भी बहुत अच्छा होता है, और जहाँ पे जंगल अच्छा होगा वहाँ पे आपको पशु पक्षी भी मिलेंगे। तो फॉरेस्ट वाइज भी आपको काफ़ी अच्छा वहाँ पे ऐसा माना जाता है ना। आपको देखा जाए तो बिहार आपको लगभग
6,764 वर्ग में किलोमीटर में विशाल वन क्षेत्र भी है। अब यहाँ पे जो आपको 2021 वाला डेटा है उसके हिसाब से आपको पूछा जाए कि वन क्षेत्र कितना है इसका, फॉरेस्ट एरिया, तो 6,764 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और ये अभी डेटा भी बदला नहीं है, तो इसी डेटा के हिसाब से हम लोग चलेंगे। अब लिंग्विस्टिक, अब जो भाषा हिसाब से देखा जाए, आपको खासकर भाषाई दृष्टि से बिहार को विविध पूर्वक माना जाता है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी भाषाएं बोली जाती हैं। अगर आप बिहार से हो, ठीक है, और कहीं आप किसी और राज्य में जाओगे और कहीं आप जाते हो तो वहाँ पे आपको बोला जाता है कि बिहारी बोल के दिखाओ, ठीक है। सो बिहारी जो है वो भाषा नहीं है, ठीक है, वहाँ के लोग जो है उनको बिहारी बोला जाता है, लेकिन वहाँ पे भाषाएं कौन सी, वहाँ पे बहुत सारी भाषाएं हैं, ठीक है। तो जिसमें अगर देखा जाए आपको हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती, मतलब हिंदी हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है वहाँ पे। लेकिन अगर पूछा जाए बिहार में सबसे ज़्यादा आपको कौन सी भाषा बोली जाती है, तो वो भाषा आपको नाम याद रखना, भोजपुरी नहीं है, ठीक है। कौन सा भाषा है आपका? मैथिली है। जो बिहार के अगर परसेंटेज वाइज, डेटा वाइज अगर पूछा जाए आपको कि प्रतिशत वाइज कि कितना आपको कौन सा जो है भाषा बिहार में बोला जाता है, तो मैथिली आपको सबसे ज़्यादा बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद भोजपुरी आती है। सो ये आपको क्लैरिटी रखना, मैं भी शायद कभी किसी बार इनका मन हो गया तो पूछ देंगे, ठीक है। सो वहाँ पे मगधी बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है, अंगी बोली जाती है, इसके अलावा भोजपुरी बोली जाती है, और भी बहुत सारी भाषाएं वहाँ पे, ठीक है। बहुत सारी भाषाएं अगर देखोगे तो जितनी भी आप 38 जिला है तो वहाँ पे आपको मैथिली भी बहुत तरह की है, भोजपुरी भी बहुत अलग अलग है। तो वहाँ पे एकदम देखोगे तो हर जगह कुछ ना कुछ अलग आपको विभिन्नता वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो भाषा के दृष्टिकोण से याद रखना। अब यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि भाषा का आपको जो है संबंध क्या 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 कैसा किस तरह से यहाँ पे सवाल बन सकते हैं। सो मैथिली के बारे में मैंने आपको बताया, तो मैथिली तो सबसे ज़्यादा बिहार में बोली जाती है। इवन थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज जो है आपको बिहार का कौन सा है? मैथिली है। बिहार में दो, एक तो हिंदी हो गया आपका, दूसरा आपको कौन सा है? उर्दू है, और तीसरा जो है आपको मैथिली, मैथिली को थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है। बाकी हमारा जो भारतीय संविधान है वहाँ पे भी मैथिली को, जो हमारा सूची है जो कि 8th शेड्यूल बोला जाता है, 8th अनुसूची बोला जाता है, 8वां अनुसूची है आपका कहाँ पे? भारतीय संविधान में। वहाँ पे मैथिली भी है, जो हम लोग उसकी 8वीं जो आपको सूची देखोगे उसमें कितने भाषा है? 22 लैंग्वेज है, 22 भाषा है, और 22 भाषा में हमारा मैथिली है। और उसको कब ऐड किया गया था? तो ये हमारा कौन सा अमेंडमेंट था? 92nd, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, आपको अधिनियम लाया गया था जिसके तहत मैथिली को क्या किया गया था? आपको 8वीं जो है वो सूची में जोड़ा गया था। सो ये याद रखना, ये सवाल भी आपको पूछा गया था, इवन आपको यूपीएससी तक एग्जाम में पूछा गया। तो हो सकता है क्योंकि आपका हमारा बिहार का सवाल जुड़ा हुआ, तो हो सकता है वापस से पूछ दिया जाए। तो भाषा के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए ना। बिहार से जो आपको महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या हो सकता है? सो बिहार की स्थापना, ठीक है। सो यहाँ पे आपको याद रखना है कि बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 में हुई थी। बिहार की स्थापना अगर पूछा जाए तो 1912 22 मार्च, अभी भी इस साल अभी तुरंत आपका 22 मार्च को बिहार दिवस हुआ था। अब यहाँ पे 1 अप्रैल क्यों लिखा हुआ था? तो 1 अप्रैल इसलिए लिखा हुआ था क्योंकि इसी 1 अप्रैल 1936 में आपको बिहार से क्या अलग हो गया था? उड़ीसा अलग हो गया था, ठीक है। सो इसमें आपको जो है इसके बाद याद रखना कि 1936 में अलग हुआ था, कौन? उड़ीसा। राजधानी आपको याद रखना पटना है। इसका भी बहुत सारा नाम, पहले इसको कुसुमपुरा बोला जाता था, फिर इसको पाटलिपुत्रा बोला गया, फिर इसका जो है जब मध्यकालीन भारत आता है तो फिर इसका नाम जो है वो बदलता है, इसको अजीमाबाद भी बोला गया था, ठीक है। तो नाम इसका बहुत बार आपको जो है वो बदला है। सो ये याद रखना आपको। अभी के लिए राजधानी आपका क्या है? पटना है। लेकिन अगर जब हम लोग प्राचीन भारत पढ़ेंगे तो पटना नहीं था आपका, पहला जो राजधानी था वो क्या था? राजगीर था, ठीक है, जिसको राजगृह बोला जाता है। फिर उसके अलावा फिर उसके बाद आपको वैशाली उसकी राजधानी बनी, फिर उसके बाद वैशाली से आपको पाटलिपुत्र। तो हमारा राजधानी भी आपको बहुत बार बदला है, जिसमें आपको याद रखना है पहले राजधानी राजगीर थी, प्राचीन भारत की बात कर रही हूँ, ठीक है। और जब हम लोग अभी की बात कर रहे हैं तो हमारा कहाँ पे राजधानी है? पटना है। फिर उच्च न्यायालय जो है आपका, उच्च न्यायालय भी कहाँ पे है? पटना में ही है, ठीक है। और उच्च न्यायालय जो हमारा हाई कोर्ट है उसकी स्थापना अगर पूछा जाए, प्रारंभ जो है उसको कब किया गया था? बनाने की जो है वो सोच कब आई थी? 1913 में आई थी। तो ये सोच आई थी, ठीक है, ऐसा बन नहीं गया था। तो इसको जो है फंक्शनल कब हुआ था? ये पूरे तरीके से आपको कार्य में कब आ गया था हमारा उच्च न्यायालय? तो ये 1916 में आया था, ठीक है। 1916 में कब? 3 फेब को। एग्जैक्टली डेट तक पूछा गया है आपके एग्जाम में, डेट पूछा जाता है, ठीक है। तो 3 फरवरी 1916 को जो आपका उच्च न्यायालय है, जिसको हाई कोर्ट बोला जाता है, वो आपको काम करना फंक्शनल हो गया था। लेकिन अगर पूछा जाए इसकी जो आपको स्टार्ट कब किया गया था, फाउंडेशन कब रखा गया था, तो 1913 में क्या किया गया था। उस टाइम में वाइस रॉय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे, ठीक है। फिर राज्य के
भाषा, भाषा कौन सी? हिंदी है। मैंने दो और बताया आपको। उर्दू हमारे बिहार का जो आपका बिहार ऑफिशियल लैंग्वेज में पूछा जाता है, तो उर्दू है, हिंदी भी है, और तीसरा कौन सा है आपका? मैथिली है, जो कि आपका 8वीं जो है सूची है, जिसको हम लोग शेड्यूल बोलते हैं, उसमें भी आपको मेंशन है। द्वितीय राजकीय भाषा यहाँ पे लिखा हुआ उर्दू है। राजकीय पशु, पशु कौन सा है आपका? बैल है। अब ये आपको जो अब लास्ट ईयर बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, ये सवाल उसमें पूछा गया था, ठीक है। तो इस तरह के सवाल भी आते हैं, तो अगर आपको लगता है बहुत ईजी है, उस तरह के सवाल में बहुत सारे बच्चों से गलती भी हो गया था। राज्य के पक्षी क्या है आपका? तो ये गौरैया है, ठीक है। गौरैया, जिसको स्पैरो बोला जाता है, और इस गौरैया दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। हर साल आपको गौरैया दिवस कब होता है? 20 मार्च को। ये भी सवाल आता है, 20 मार्च को आपको हर साल गौरैया दिवस मनाया जाता है, और 22 मार्च को आपको बिहार दिवस होता है, ठीक है। राज्य के पुष्प, जो आपको स्टेट फ्लावर कौन सा है? तो ये आपको गेंदा का फूल है, ठीक है, मैरीगोल्ड। फिर इसके बाद राजकीय वृक्ष, तो आपको जो राजकीय वृक्ष, और ये अगर आपको बिहार सरकार का कोई भी आप देखोगे ना, वहाँ पे सिंबल बना होता है, कौन सा होता है? ये पीपल होता है। अब पीपल का क्या, पीपल ही आपको राज्य के जो है वो वृक्ष क्यों बनाया गया, इसके पीछे भी आपको इतिहास है, जब इतिहास पढ़ाऊंगी फिर मैं उसमें आपको बताऊंगी, बट अगर आपको कुछ पता है तो आप बता सकते हो। फिर आपको राज्य के चिन्ह, सिंबल कौन सा आपको? बौद्धि वृक्ष है, बौद्धि वृक्ष, ठीक है ना। राज्य के मछली, ये मांगुर है, ठीक है। स्टेट फिश पूछा जाए आपको, स्टेट जो क्योंकि बिहार मछली, ठीक है, मछली उत्पादन में भी काफ़ी आपको अच्छा परफॉर्म करता है, वहाँ पे आपको मखाना तो मिलता ही मिलता है, जिसको मखान मैथिली में बोला जाता है। फिर इसके अलावा मछली के लिए भी प्रसिद्ध है, मछली, मखान, पान, ये सब आपको बिहार में बहुत ही प्रमुख तरीके से मिलता है, जिसमें आपको मछली का नाम याद रखना कौन सा है? मांगुर है। और राज्य की आपको महापर्व, इसको कैसे कोई भूल सकता है? अगर आप बिहार से हो तो आप पूरे साल इस दिन का इंतजार करते हो, ठीक है। और वो राज्य जो आपका महापर्व है वो कौन सा है? छठ है, ठीक है। तो छठ पूजा आपको याद रखना है, जो है महापर्व में है। एंड इवन इसको डिमांड किया जा रहा है किस चीज़ के लिए? नेशनल हेरिटेज बनाने के लिए यूनेस्को के द्वारा इसमें आपको नॉमिनेशन के लिए भी भेजा गया था, ठीक है। सो ना इतना चीज़ तो आपको याद रखना है, ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन था ना। थोड़ा सा डिटेल भी इसके बारे में देख लेते हैं। अब नेम ऑफ बिहार तो ऑलरेडी मैंने बता दिया, जो बौद्धि मठ थे उसी के हिसाब से रखा गया था। फिर इसके अलावा अगर देखा जाए तो फाउंडेशन डे, जो कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया 22 मार्च को होता है, और ऑन डिसम्बर 1911 को क्या हुआ था आपको? द डिक्लेरेशन ऑफ सेपरेट द बिहार फ्रॉम बंगाल वॉज मेड एट द दिल्ली दरबार। सो दिल्ली दरबार आपको 1911 में हुआ था, ठीक है। और 1911 में दिल्ली दरबार हुआ था आपको, जिसमें आपको कौन आया था? जॉर्ज फिफ्थ आए थे, ठीक है। ये नाम पूछा जाता है, जॉर्ज फिफ्थ आपको भारत आते हैं, इनका कोरोनेशन होता है, ठीक है। इनका जो है वो राज्य अभिषेक भारत में ही हुआ था, ठीक है। और भारत में कहाँ पे हुआ था इनका राज्य अभिषेक? दिल्ली में हुआ था। और ये आपका इवन जहाँ पे हुआ था ये आपको दिल्ली में, आप पता ना कि कहाँ पे हुआ था, अगर कोई हो इसके बारे में चीज़ें आपको पता है। सो 1911 में आपको क्या होता है कि कोलकाता, इससे पहले पहले आपको कलकत्ता जो है वो इससे पहले पहले राजधानी होती है भारत की, तो कलकत्ता से आपको राजधानी क्या किया जाता है? कहाँ लाया जाता है? दिल्ली लाया जाता है। अब इसमें बहुत सारे बदलाव आते हैं इस साल अगर देखा जाए 1911 में। तो अगर आपको पता हो 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था, आपको बंगाल को दो पार्ट में बांटा गया था। एक बांग्लादेश, जो जिसको आज हम लोग बांग्लादेश बोलते हैं, उसको पहले क्या बोला जाता था? ईस्टर्न बंगाल बोला जाता था, और वेस्टर्न बंगाल जो हमारा है, ठीक है। सो उस टाइम पर उन्होंने दो पार्ट में बांट दिया था, उसके पीछे कारण क्या क्या था, जब इतिहास अब मैं बताऊंगी तब उसको सारी चीज़ों को डिटेल में देखूंगी, ठीक है। सो एक विभाजन तो उन्होंने पहले ही कर दिया था। 1911 में क्या करते हैं ये कि जो उन्होंने बंगाल विभाजन किया था, बंगाल को जो दो पार्ट में डिवाइड किया था, उसको खत्म करते, निरस्त कर देते, बोलते कि कोई बात नहीं, अब जो हमने किया था उसको हम लोग वापस लेते हैं। 1911 में, याद रखना आपको, निरस्त करते, वापस ले लेते हैं। लेकिन ये अपना चाल चलना नहीं छोड़ते। ये क्या करते 1911 में जो है ये बात करते किस चीज़ के लिए कि बंगाल को बिहार से सेपरेट किया जाएगा। लेकिन पूरी तरीके से आपको 22 मार्च 1912 को ये क्या कर देते हैं? डिक्लेयर कर देते कि बंगाल और बिहार जो वो सेपरेट स्टेट बन चुका है। सो आपको डेट याद रखना है, 12 जो है आपको 22 तारीख को, 22 मार्च को 1912 में बिहार जो है वो बंगाल से अलग हो जाता है, ठीक है, इंक्लूडिंग उड़ीसा। अब जब भारत जो आपका बिहार जो अलग होता है बंगाल से, तो उड़ीसा जो है किसका पार्ट बन जाता है? बिहार का ही पार्ट रहता है। झारखंड भी आपको बिहार का ही पार्ट रहेगा अभी, ठीक है। सो यहाँ पे हिंदी में भी लिखा वही चीज़ कि बिहार का नाम कहाँ से कैसे लिया गया था। 12 दिसंबर 1911 में आपको दिल्ली दरबार लगती है, जहाँ पे बंगाल और बिहार को विभाजन करने की बात की जाती है। Now Bihar began a functioning as a separate province on the Bengal Presidency in 1912.
तो अब जब इसको बांट दिया जाता है तो 22 मार्च को हो जाता है, बट वो फंक्शन जो वो काम करना कब से शुरू कर देती है, तो अप्रैल से करना शुरू करती है 1912 से, ठीक है। नब यहाँ पे ऑन मार्च 28 1936 एन ऑर्डर वाज इशूड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बिहार। सो अब याद रखना आपको बिहार का कितने बार डिवीजन होगा, उसको कितने बार अलग किया जाएगा, तो एग्जैक्टली डेट याद रखते जाना है आपको। 12 दिसंबर 1911 को ये क्या किया जाता है, आपको लोगों को नोटिस दिया जाता है, बोला जाता है कि ऐसा होने वाला है कि बंगाल और बिहार अलग होने वाले। अलग आपको कब किया जाता है, 22 मार्च 1912। इसीलिए आपको ये वाला डेट तो पक्का पक्का याद रखना है, ठीक है। बोला गया लेकिन ये काम किया कब जाता है, 22 मार्च को। फिर 22 मार्च के बाद अगर देखा जाए तो इनको इतने से मन नहीं भरता, इनको लगता है क्योंकि अगर बंगाल और उड़ीसा को, बिहार और उड़ीसा को अलग ना किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंज उस टाइम पे अगर आ रहे थे। आपको पता हो बंगाल के विभाजन क्यों होता है, उसके पीछे भी बहुत बड़े आपको कारण थे, उनका खुद का जो है वो स्वार्थ छुपा हुआ था। वैसे ही जब हम लोग उड़ीसा के बारे में बात करते हैं तो उड़ीसा भी इनके लिए और बंगाल, अगर बिहार दोनों एक जगह रहेंगे तो इनको टैकल करने में बड़ा दिक्कत आ रहा था। सो 1 अप्रैल को 1936 में आपको बंगाल से क्या हो जाता है, उड़ीसा और बिहार जो उसको अलग कर दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से बिहार को तोड़ा जाता है, कब डिवाइड किया जाता है इसको, 15 नवंबर 2000 में। अब यहाँ पे कौन अलग हो जाता है, तो यहाँ पे आपको झारखंड अलग होता है बिहार से। और जब अलग होता है तो बिहार का कितना जो है आपको प्रतिशत जो है एरिया जो है झारखंड को दिया जाता है, कितना परसेंट, तो ये 45 के आसपास है, कुछ लोग 50% भी बोल देते हैं, आपको याद रखना 45 के आसपास जो है 45% के आसपास जो है वो क्षेत्रफल झारखंड को दिया जाता है, उससे आपको झारखंड बनता है, ठीक है। सो ये ऐसे क्रम याद रखना है आपको। 1911 से ये आपको शुरू होता है, 12 में इनको अलग कर ही दिया जाता है। 1935 का अधिनियम था जिसमें ये बोला गया था आपको कि बंगाल और जो बिहार और उड़ीसा को अलग किया जाएगा, लेकिन 1936 में 1 अप्रैल को, इसीलिए आपको 1 अप्रैल को हर साल क्या किया जाता है, आपको उड़ीसा दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है, उत्कल दिवस जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद आपको 15 नवंबर को 2000 में झारखंड भी अलग कर दिया जाता है। और 15 नवंबर को ही चूज क्यों किया जाता है, ये आपका जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन आपको बिरसा मुंडा का क्या था, जो है जन्म तिथि होता है। तो ये याद रखना, वो 15 नवंबर से भी इस तरह के सवाल आ सकते हैं। तो ये पूरा आपको डिवीजन याद रखना किस तरह से आपको किया जाता है, ऑलरेडी वही सारे सवाल लिखे हुए। ऑन 2 अगस्त 2000 द लोकसभा एंड 11 अगस्त 2000 द राज्यसभा पास्ट। तो इसको पास जो है वो अगस्त में किया जाता है, बट अगर देखा जाए तो नवंबर में आपको अलग हो जाता है बिहार और झारखंड। बिहार आपका रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2000 का, ये बिल आपको पूछा जाता है, जो आपको बिहार पुनर्गठन विधायक जो आपको कब आया था, 25 अगस्त को आया था 2000 में। इसमें आपको विधायक में क्या बात किया गया था, राष्ट्रपति, ठीक है। तो राष्ट्रपति ही लास्ट में आपको एसेंट देते हैं, उनके ही अनुमति से जो आपको, क्योंकि पहले आपको बिल को पास किया जाता है दोनों हाउस में, फिर उसके बाद जो आपको जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको क्या करते हैं, उस टाइम पे आपको प्रेसिडेंट कौन थे, ये सवाल आया हुआ था। और इस तरह के सवाल आपको रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो 2000 में आपको जिस टाइम पे जो आपको बिहार को झारखंड से अलग किया गया था, तो प्रेसिडेंट कौन थे, आपको आर नारायण थे, ठीक है। और इन्होंने आपको स्वीकृति दी थी कि आपको अलग कर दिया जाए, किसको, बिहार और झारखंड को, ठीक है। जिसमें आपको परिणाम स्वरूप जो है 2 भागों में आपको विभाजन हो जाता है, और ये 15 नवंबर को होता है, ऑलरेडी मैंने बताया। तो राज्य की राजधानी आपको पटना ही रहेगी, ठीक है। और जो झारखंड की राजधानी क्या हो जाती है, रांची हो जाती है। उच्च न्यायालय आपका पटना में ही है। और ये आपको दिसंबर में 1913 में बोला था मैंने कि जो है वो फाउंडेशन रखा जाता है, लेकिन ये काम करना कब शुरू करता है, तो 3 फरवरी 1916 को उसका उद्घाटन होता है। भारत में आपको जो भारत के क्षेत्रफल के आधार पर आपको स्थान जो है ऑलरेडी मैंने बताया आपको 13th रैंक है क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से बिहार का अगर पूछा जाए तो 13th रैंक है। लेकिन अगर पूछा जाए आपको इसके हिसाब से, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या के हिसाब से, तो 3rd रैंक है, ठीक है। ये किसके हिसाब से मैं बता रही हूँ आपको, 2011 का जो आपका जनगणना है, सेंसस है, उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ठीक है। ऑलरेडी मैंने बता दी, ऑफिशियल लैंग्वेज भी बता दी आपको झारखंड, ठीक है। ये सारी चीजें ना, यहाँ पे स्टेट जो आपका राज्य वृक्ष है ये भी बता दिया था, पीपल कुछ भी बताया, एंड 2013 में आपको। अब एक और चीज जो आपकी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि राज्य आपको जो है वो क्या पूछा गया था लास्ट ईयर एग्जाम में, पशु पूछा गया था, ठीक है। सो 2013 से पहले पहले आपका बिहार का जो राष्ट्रीय पशु क्या था, भालू था, ठीक है। अब भालू से आपको बैल कब बन गया, 2013 में। तो हो सकता है कि उनका मन हो जाए कि थोड़ा सा चलो इनको परेशान किया जाए। सो इस तरह के सवाल भी आपको पूछे जा सकते हैं कि राष्ट्रीय पशु पक्षी से सवाल जुड़े हुए आ रहे हैं, तो आपको 2013 से पहले पहले याद रखना क्या था, भालू, और 2013 के बाद बैल को बना दिया गया, मतलब बुल को।
ये सिंबल आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे, ठीक है। जोग्राफिकल फीचर्स, ठीक है। जोग्राफिकल आपको देखा जाए तो बिहार के बारे में, और ये बहुत ही फैक्चुअल चीज़ें हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको समझाने लायक कुछ नहीं है कि इसको समझाया जा सकता है। इसको थोड़ा सा आपको 2-3 बार जब देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक चीज़ें याद हो जाएगी, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार जो है आपका कितना है, 24 डिग्री 20 मिनट है, ठीक है, और 10 सेकेंड से लेके 31। अब ऐसे पूरा सब कुछ नहीं याद रख सकते हो, जैसे कि आपको पूछा जाएगा लैटिट्यूडनल, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट पूछा जाए तो 24 याद रखो और 27 याद रखो, ठीक है। यही दो डेटा जो है वो आपको याद रखना है, पूरा पूरा नहीं याद रख सकते तो 24 और 27, 27 याद रखो, 24 एंड 27 बढ़ते हुए जा रहा है, ठीक है। कहाँ पे, लैटिट्यूडनल मतलब अक्षांशीय जो है आपका 24 से 27 हो रहा है, ऐसे याद रखो, इतना ही आपको पूछा जाएगा, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल अगर पूछा जाए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं, तो देशांतर में भी अगर आप देखोगे तो 83 है ये, ठीक है, 83 डिग्री कहाँ पे है ये। उसके अलावा अगर देखोगे तो ये भी 88 है। तो ऐसे बढ़ते हुए जा रहा है ना, 83 से आप क्या कर दो, ऐसे याद रखो, इसमें आपने 3 जोड़ दिया 24 में तो ये 27 हो गया, इसमें आप क्या कर रहे हो, 5 को जोड़ रहे हो तो 28 हो गया। तो ऐसे चीजें आप याद रखना, क्योंकि वहां पे आप एक एक चीजें मिनट सेकंड नहीं याद रखोगे, बस डिग्री याद रखना है, ठीक है। एरिया वाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्षेत्रफल बिहार का बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, एसएससी में, बिहार एसएससी में पूछा गया, आपको बिहार का टीचिंग एग्जाम जो था वहां पे पूछा गया था, ठीक है। जो बीपीएससी का एग्जाम होता है वहां पे तो पूछा ही जाता है इस तरह का सवाल। तो कितना आपको स्क्वायर किलोमीटर में आपको बिहार जो है वो फैला हुआ है, तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये पूरा याद रखना, इसमें ऐसा नहीं कि आपको मैं बस बोलूंगी स्टार्टिंग का 2 डिजिट याद रखूँ, क्योंकि एग्जाम जब हुआ था उसमें उन्होंने क्या किया था, लास्ट के डिजिट को बदल दिया था। शुरू में 94, सब सारे ऑप्शन में 94 ही थे, लास्ट का एक डिजिट बदला हुआ था, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आप फंस जाओगे वहां पर अगर पूरा नहीं याद है। तो इसलिए यहाँ पे आप क्या करोगे, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। अब ये अगर देखा जाए तो, जस्ट वेट, मैप से दिखा रही हूँ, चीजें समझ में आएगा बेहतर। नो, अगर यहाँ पे पूछा जाए आपको, ये रहा नॉर्थ उत्तर और ये रहा आपका साउथ अर्थात दक्षिण। सो उत्तर से लेके दक्षिण अगर पूछा जाए, नॉर्थ टू साउथ, तो ये कितना आपको कितने दूर में फैला हुआ, तो ये 3, 4, 5, 3, 4, 5 किलोमीटर नॉर्थ से साउथ। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि इधर वेस्ट है आपका, इधर ईस्ट है, ठीक है, पश्चिम से लेके आपको पूरब में, भारत जो भारत नहीं बात कर रही हूँ, बिहार कितने दूर में आपको फैला हुआ, तो ये आपको 483 किलोमीटर है, ठीक है। ये वाला याद कर लो आप, पूरब से पश्चिम वाला 483 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण आपको 345 है। तो ऐसे भी सवाल पूछा गया कि आपको पूर्वी से लेके पश्चिम या फिर आपको उत्तर से लेके दक्षिण, दोनों में आपको कौन जो है उसका लेंथ ज़्यादा बड़ा है, कौन आपको अपने आप में बड़ा है। तो जो आपका नॉर्थ से लेके साउथ है वो कितना है आपका 345 है, बट पूरब से पश्चिम कितना है आपका 483 है। तो ज़्यादा बड़ा कौन हो जाएगा, कोर्स पूरब से पश्चिम वाला, तो ये याद रखना है आपको। सो लंबाई अगर देखा जाए उत्तर से दक्षिण, ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, उत्तर से दक्षिण 345, 345, और अगर पूछा जाए चौड़ाई कितना है इसका, तो ये पूरब से पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। तो पूरब से पश्चिम कितना है आपका 483 किलोमीटर, ये दोनों याद रखना है, ये फैक्चुअल चीज़ है, आपको इसको थोड़ा रटना पड़ेगा। नाउ अर्बन एरिया अगर पूछा जाए आपको, शहरी क्षेत्र आपको बिहार में कितना है, तो ये आपको 1095.49। तो ये भी आपको डेटा बदलता रहता है, लेकिन हम लोग 2011 वाला ही अभी फॉलो कर रहे हैं, अभी नया तो आपको सेंसस आपको जनगणना हुआ नहीं है, तो यही अभी भी याद करके जाना आपको कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है। फिर आपको अगर पूछा जाए आपको ग्रामीण क्षेत्र कितना है, तो ये आपको ज़्यादा होगा, ठीक है। शहरी आपको कॉमन सेंस की बात है ना, अभी बिहार में देखा जाए तो एग्रीकल्चर में अगर बहुत सारे लोग आपको अभी भी इन्वॉल्व है, बहुत सारे लोग अभी कृषि कर रहे हैं, कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए, तो ऑफकोर्स ये बात है वो गाँव में रह रहे होंगे, ऐसा तो नहीं कि शहर में आपको खेती कर रहे होंगे। सो ग्रामीण आपको देखा जाए तो 92,257.51 किलोमीटर में है। अब यहाँ से एलिवेशन अबव द सी लेवल, आपको समुद्र तल से आपको ऊंचाई कितनी है, तो 173 फीट है, तो ये भी याद करना है आपको। एवरेज रेनफॉल कितनी होती है, ये भी आपको पूछा गया कि एवरेज रेनफॉल कितनी होती है जो है बिहार में, तो 1225 mm, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एवरेज रेनी डेज कितने दिन आपको होता है, 365 में से एवरेज निकालने के लिए बोल रहा है, तो ये ये आपका 52.5, तो एक वर्ष में इतनी वर्षा आपका होता है। तो ये आपका रेनी डे था, और इसी के साथ जो आपका ये सब जो आपको 2011 की जनगणना से ही लिया गया। तो इतना डिटेल आपका जो है बेसिक चीज़ें जो हमें पता होना चाहिए जनरल बिहार के बारे में, चाहे आपको पॉपुलेशन को ले, वहाँ पे आबादी कितना है, या फिर आपको पूछ दिया जाए कि कितने लोग जो है शहर में रहते हैं, या फिर कितना आपको जो है गाँव ग्रामीण क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, तो इस तरह के डेटा स्पेसिफिक चीज़ें थी, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे मांगुर मछली भी आपको दिख रहा होगा किस तरह का दिखता है, ठीक है। ये गोरैया है आपका, पीपल, यहाँ पे मैरीगोल्ड नहीं है, मैरीगोल्ड होना चाहिए। मैंगो आपका क्या है, आम जो है वो बहुत ज़्यादा बिहार में वैसे भी आम मिलता है, ठीक है। सो आम जो है ये आपका क्या है, वहाँ का राज्य फल है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज कौन कौन से आपका डिवीजन है। सो पटना डिवीजन है आपका, ठीक है। तो रेड से जितने आपको दिख रहे हैं, जैसे कि जो आपको यहाँ पे रेड से दिख रहा है वो आपका क्या है, पटना डिवीजन हो जाएगा। तो रेड से कौन कौन सा है आपका, बक्सर है, ठीक है, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, फिर आपका रोहतास है और कैमूर है। ये आपका क्या हो जाएगा, पटना डिवीजन में आ जाएगा। एंड फिर जब आपको देखना है कि तिरहुत में, ठीक है, तो ग्रीन से जितने आपको दिख रहे हैं मैप में, चंपारण, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली, ये आपका क्या है, किस चीज़ में आ रहा है, तो ये आपको तिरहुत में आ रहा है, ठीक है, तिरहुत डिवीजन में आ रहा है, ये जो मैंने आपको नाम बताया। फिर इसके अलावा सारण अगर देखा जाए तो सारण में आपको तीन है, तीन नाम याद रखना है आपको। सारण डिवीजन में कौन कौन सा आ रहा है, गोपालगंज, सिवान और सारण। फिर अगर देखा जाए दरभंगा वाले में, दरभंगा डिवीजन में क्या क्या आ रहा है, तो अगेन इसमें भी तीन ही है आपको, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, ऐसे याद कर लें, ठीक है। इसको मिथिलांचल भी बोला जाता है, मिथिला बेल्ट भी बोला जाता है। तो इसमें आपको मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर है। फिर कोसी डिवीजन में कौन कौन सा आता है, और ये कोसी डिवीजन में जो आपको 12 आता है, और इसी से सवाल आपको बीपीएससी में पूछा गया था। सो कोसी में आपको सुपौल, मधेपुरा और सहरसा, ठीक है। सो ये तीन इसमें आ रहे हैं ना। मगध वाले में देखा जाए, सो मगध जो है आपका, ये पिंक वाला जो दिख रहा है आपको, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया और नवादा में आपको मगध डिवीजन में ये सब आते हैं। अब यहाँ पे मगध डिवीजन तो पटना वाला भी पोर्शन आता था, बट उस हिसाब से नहीं देख रहे, अभी के हिसाब से देख रहे हैं कौन कौन से डिवीजन में कौन कौन सी चीज़ आ रही है। मुंगेर वाले में आप देखो, मुंगेर वाले में बेगूसराय है, खगड़िया है, लखीसराय है, मुंगेर, शेखपुरा और जमुई है। तो ये जो ब्लू से आपको दिख रहा है ना, ये पूरा एरिया, ये आपको किस में आता है, जो आपको मुंगेर डिवीजन में आता है। भागलपुर में आप देखोगे तो इसमें सबसे कम आता है, जो कि आपको भागलपुर और बांका है। और ये सवाल आपको पूछा गया था कि कौन से डिवीजन में आपको सबसे कम आपको एरिया है या कम आपको जिला है, तो आपको याद रखना भागलपुर वाले में दो ही आपको, भागलपुर और बांका है। फिर पूर्णिया अगर देखोगे तो आपका पूर्णिया जो है, इसमें आपको एकदम जो पूर्वी पार्ट है, आपको ईस्टर्न पार्ट है, वो वाला एरिया आ जाता है, जिसमें आपको किशनगंज है, अररिया है, पूर्णिया है और कटिहार है। तो ये आपको बिहार का जितना डिवीजन है, 9 डिवीजन है, 9 के 9 डिवीजन मैंने बताया आपको, और कौन से आपको किस में कौन से जिला आते हैं। तो ये आपका बेसिक सा चीज़ था, क्योंकि हमने बात ही किया था स्टार्टिंग में कि सामान्य परिचय रहने वाले, इसमें हम लोग बहुत एडवांस वाली चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। सो बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए, राज्य पक्षी कौन है, पुष्प कौन सा है, फिर आपको कौन से जंगल कहाँ, या फिर आपको कौन से डिवीजन है, कौन से डिवीजन में कौन से आपको जिला आते हैं। तो ये सारी बेसिक चीज़ें थी। एंड अगर आपको लगता है कि इसमें और भी चीज़ें ऐड करनी, क्योंकि हम इसके बाद जो है हिस्ट्री वाले लेक्चर को भी देखने वाले, सो अगर आपको लगता है कि इसमें और कुछ और भी चीज़ें जानने की ज़रूरत है, सो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना। अगर आपको अच्छा लगे तो आराम से लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।